देखो, हम लोग आज खेत में खड़े हैं और चिरगांव का ये फार्म हाउस है। यहाँ आपको इसलिए लाया, कुछ चीज़ें आपको आंखों से दिखानी है जरा। ये जो धरती है, क्योंकि हम सब लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं, कोई यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग के काम में लगा है, कोई फार्म पाउंड खोद रहा है, कोई एक्सटेंशन का काम कर रहा है। लेकिन मेन ऑब्जेक्ट क्या है? सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्ट है हम लोगों का कि ये प्रकृति जिंदा रहे और इस धरती पर मनुष्यता जिंदा रहे। प्रकृति की जैसी बात आती है, खेती की जैसी बात आती है, तो खेती का मतलब खेत, खेती का मतलब खेत, खेत का मतलब जमीन। हम आलू बोएं, टमाटर बोएं, गेहूं बोएं, दलहन बोएं, तिलहन बोएं, फल की खेती करें, सब्जी की खेती करें, कहाँ करेंगे? खेत में। लेकिन आज की तारीख में एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी जो आपको सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, उसमें क्या है? कहीं खेत की चर्चा नहीं। खेती में चर्चा होती है हाई यील्डिंग वैरायटियां, मोनोकल्चरिंग, आमदनी को अधिक लेना, कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए। मतलब आप लालच दो किसी को कि आप को लखपति बनना है, बोले हाँ साहब। आप गरीब किसान, बोले दादा आपके पास तो कर्जा 50,000 का, लखपति बनना है। बोले बाबूजी बताओ कैसे बन सकते हैं। हम बताएं? आप जो है संतुलित उर्वरक डालिए। भाई मेरे देश में आज की तारीख में लगभग हर किसान संतुलित उर्वरक ही डाल रहा, कौन लखपति बना? हम बताएं? तुम बैल बेच के ट्रैक्टर ले लो। कितने किसान ट्रैक्टर खरीद करके और बिक गए, ट्रैक्टर लोन में गिरवी रख गए, जमीन बिक गई। मुद्दा ये है आप लोगों का कि हम खेती की बात जब भी करेंगे तो हमारे जेहन में, हमारे दिमाग में सॉइल, जमीन होनी चाहिए। जब भी किसी किसान को हम किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, जब भी कोई सलाह दे रहे हैं, तो हमें उसको ये पता कर लेना चाहिए कि इस किसान की, जिसको मैं भिंडी बोने की, टमाटर बोने की, पपीता बोने की सलाह दे रहा हूँ, इसकी सॉइल कैसी है। क्यों? क्योंकि आपने किसी को सलाह दी कि आप तो बताएं पपीता बहुत अच्छी क्रॉप है, 1 एकड़ में 6 लाख रुपए एक साल में चित हैं। अब वो आपकी बात में आ गया, उसने पपीता लगा दिया। अब उसका पूरा प्रोजेक्ट पता नहीं था, उसका लो लैंड एरिया है, बेचारे का पानी भर गया। और आपको पता है पपीते की फसल पानी की दुश्मन, ठीक है ना जी। किसी इलाके में तितली मधुमक्खी है नहीं। आपने कहा सुनो मैं बताऊं, बोले क्या? बोला मक्का की खेती करो, जबरदस्त। मतलब आपने कोई ऐसी क्रॉप बता दी जो परपरागित क्रॉप है, वहां परपरागण की क्रिया करने वाले एलिमेंट्स नहीं है, क्या होगा? मर जाएगा। लेकिन हम आज ऐसा ही कुछ करते चले जा रहे हैं किसान के साथ। और किसान की भी दिक्कत क्या है? उसको तो जो भी लालच दे दे उसकी बात मान लेगा, उसको सत्य समझ में आता नहीं। तो आज खेती का सत्य बता रहा हूं। खेती का सत्य, पहला सत्य सॉइल की उर्वरता। खेती का पहला सत्य, खेती की सफलता का पहला सत्य सॉइल की रिच फर्टिलिटी। सॉइल में कैसे ह्यूमस की मात्रा 1% की जाए, पहला सत्य। चूंकि सॉइल में अगर ह्यूमस है, जीवांश कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो आप गेहूं बोएं, गन्ना बोएं, कपास बोएं, आलू बोएं, कुछ भी बोएं, तो धरती माता के पास उस फसल को भोजन खिलाने की, पोषक तत्व देने की सामर्थ्य है ना। 1% से अधिक ह्यूमस है, मीन्स धरती के पास इतनी सामर्थ्य है कि फसल को भोजन खिला देगी। तो रासायनिक उर्वरकों की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। सिंपल सी बात है। अभी प्राकृतिक खेती में क्या सिखाया जाता है? रासायनिक उर्वरक बंद कर दो, जीवामृत डाल दो, गन्ना की फसल बो दो। हाउ टू पॉसिबल? जीवांश कार्बन 0.3, गन्ना की फसल ले रहा है, तुमने कहा जीवामृत डाल दो, पहली साल ही
यूरिया डीएपी कुछ मत डालना। किसान ने जीवामृत डाल दिया, वो भी कौन सा, वो गोबर और गौमूत्र से बना हुआ, 72 घंटे में बर्बाद हो गया भाई साहब। क्योंकि गन्ने को वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन चाहिए, जो वहां बिल्कुल नहीं थी, और इस जीवामृत में कोई नाइट्रोजन तो था नहीं, ठीक है ना। तो जैसे ही नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएंगे तो हमको सत्य समझना पड़ेगा, नेचर का सत्य। तो पहला सत्य सॉइल और सॉइल की फर्टिलिटी। सेकंड सत्य क्या है, वाटर। अब अगर वहां पर भूगर्भ जल स्तर 280 फुट है और कोई किसान कह रहा साहब धान की प्राकृतिक खेती कर लें, बोले हाँ कर लो, जीवामृत डाल देना, तो उसने जीवामृत डाल करके पैडी लगा दिया। अब क्या कर रहा है, वो सिंचाई के लिए 280 फुट से पानी क्या है, प्रकृति का है। प्राकृतिक खेती करने चले थे। प्राकृतिक खेती का सूत्र है कि प्रकृति की व्यवस्था को डैमेज ना करना। यहाँ क्या हो रहा है, प्रकृति की व्यवस्था को क्षति पहुंचाई जा रही है। तो जहां पर वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया, वहां पैडी नहीं बोई जाएगी, वहां गेहूं नहीं बोया जाएगा। क्योंकि प्राकृतिक खेती का सूत्र है कि मुझे प्रकृति की सुरक्षा करनी, प्रकृति को परिष्कृत करना, प्रकृति को खूबसूरत बनाना। प्रकृति की खूबसूरती नहीं आएगी तो प्राकृतिक खेती कभी संभव। अगर धरती की फर्टिलिटी नहीं बढ़ी, भूगर्भ जल स्तर नहीं बढ़ा, प्रकृति के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी नहीं ठीक हुई, फिर हम चुटकुले सुनाते रहे किसान को कि जीवामृत डाल दो, ब्रह्मास्त्र डाल दो, अग्न्यास्त्र डाल दो, नीमास्त्र डाल दो, 10 पर्णी अर्घ बना लो, बीजामृत कर दो। मेंस की केमिकल फार्मिंग में भी मैं किसान को बेवकूफ बना रहा था, और अब फिर मैंने बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया, बस हथियार दूसरा है। पहले किसी को मैं तलवार से मारता था, अब राइफल से मारूंगा। क्यों, बोले इसमें दर्द कम होगा। ढाई से गोली जाएगी, बस खत्म। हंसिया से तलवार से काटने में तकलीफ हो रही थी, तो अब किसान को धाए से मार दो, ठीक है ना। मुद्दा है कि हम एग्रीकल्चर के होकर के मुझसे जब भी कोई किसान कोई बात पूछे तो मैं उसको सटीक उत्तर दे सकूं, और जब वो मेरी बात माने और जो मैंने बोला वो करे तो इतना खुश हो, और आसपास के लोगों से बोले कि हमको तो उन बाबूजी ने ऐसी बात बताई थी भाई साहब, गजब बात निकली, मेरे तो 2000 रुपए भी बच गए, पैदावार भी नहीं घटी। और एक बाबूजी ऐसे थे कि जिन्होंने 1800 रुपया का तो पेस्टिसाइड डलवा दिया, और ना उसकी बीमारी मरी ना उसका कीड़ा मरा, फसल और नष्ट हो गई, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, अंधेले में लठ मारना। और आज की तारीख में क्या हो रहा है खेती के साथ, यही हो रहा है, सारा देश यही कर रहा है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल क्लासरूम में दिया कि आज अगर कोई ग्राम लेवल वर्कर से लेकर के और डायरेक्टरेट और हिंदुस्तान लेवल के साइंटिस्ट से पूछे, वो चला ना किसान कॉल सेंटर, कि अपने कोई भी प्रश्न आप किसानों से पूछ लीजिए। तो एक ने किसान कॉल सेंटर में फ़ोन किया, हेलो बाबूजी वो गेहूं बोना था, कितना एनपीके डालें, तो क्या उत्तर आता है, 120 60 40। अब सुनना, आप एक रूट लेवल वर्कर से पूछेंगे वो बोलेगा 120 60 40, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसर से पूछेंगे 120 60 40, और राज्य स्तर के डायरेक्टर से पूछेंगे 120 60 40, और आईसीआर के किसी प्रिंसिपल साइंटिस्ट से पूछिए वो बोलेगा 120 60 40। क्या तमाशा यार, इतना बड़ा देश, इतनी विचित्र विचित्र सिचुएशन, कितने प्रकार की सॉइल, और साहब कोई उससे ये भी नहीं पूछने को तैयार है कि आप की सॉइल कैसी है, आपके नीचे वाटर लेवल कितना है, आपका सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, आप पीछे क्या क्रॉप बोए थे ना। सेम पेल 120 60 40, 120 60 40 से तो काम नहीं चलेगा ना। अब देखना, एक डॉक्टर
जो ह्यूमन डॉक्टर है 5 साल की डिग्री करके आया, कहीं भी क्लिनिक खोलेगा ना तो मरीज जाएगा ना, 10-15 मरीज देखेगा, और अगर 200 रुपया भी फीस लेगा तो 3-4 हज़ार रुपया मिलेगा ना। आज क्लिनिक खोला, 3,000 रुपया घर ले जाएगा और लोग उससे संतुष्ट भी होंगे। फिर एनिमल डॉक्टर, किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब वो भैंस जो है बैठ गई, उठ नहीं रही है और वो हाँफ रही है, तो वेटनरी डॉक्टर जाएगा बाइक उठा करके और उसका ट्रीटमेंट करेगा, 1200 रुपये ले आएगा ना, कोई मना करेगा? देगा। आप एग्री। और यहाँ क्या था, आदमी तो बता रहा था डॉक्टर साहब शाम को छत पर सो गए थे, वो आइसक्रीम खा ली थी, इस वजह से ऐसा हुआ। डॉक्टर को डायग्नोस करने की जरूरत नहीं, आप खुद ही बोल दिए ऐसा हुआ था साहब, डॉक्टर ने अपना दवाई लिख दी, एक इंजेक्शन ठोंक दिया, पैसा ले लिया। ऐसे वेटनरी डॉक्टर को बताया किसान ने कि साहब वो कल ऐसा हुआ था, पल ऐसा हुआ था भैंस के साथ, तो उसको पता है बहुत कुछ। यहाँ क्या सॉइल बोलती है? हम सॉइल के डॉक्टर, एग्रीकल्चर का मतलब हुआ एग्रीकल्चर का साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर का हर व्यक्ति, चूंकि खेती का बेस है सॉइल। सॉइल को क्या बीमारी है ये कौन बताएगा? सॉइल तो निर्जीव है, वो तो नहीं बोल रही है। यहाँ आदमी चिल्ला रहा था, भैंस भी चिल्ला रही थी, लेकिन सॉइल तो नहीं चिल्लाएगी। तो सॉइल का जो साइंटिस्ट है वो बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, और इसको बहुत हल्का बना दिया गया, बहुत हल्का। क्या 120 60 40? बोले गर्मी की जुताई की जाए, हाँ गर्मी की जुताई बहुत अच्छी है। अरे अगर खेत में स्लोप है, मेड़ नहीं है, तो गर्मी की जुताई डेंजरस है, क्योंकि जो कार्बन फार्म हुआ होगा बरसात में बह जाएगा। सिचुएशन देखो ना, सिचुएशन देख के बात करो। बोले हरी खाद बोई जाए, बोले हरी खाद बहुत अच्छा है, ढैंचा बो दो। किसमें? खरीफ में। खरीफ सीजन में ढैंचा बोना चाहिए क्या? मैं पूछ रहा हूं आपसे, जुलाई के सीजन में ढैंचा की हरी खाद बोनी चाहिए क्या? हाँ या ना बोलो। क्यों? अगर खरीफ में, हम कह रहे खरीफ में बोनी चाहिए कि नहीं? अगर कोई बोएगा तो क्या होगा? दिक्कत है, अधिक बारिश के कारण सड़ सकता ना 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 ना। देखना, सुन लो, बारिश में ढैंचा सनई क्यों बोएं? बारिश के सीजन में तो धरती माता ने खुद अपने सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ बोया है। जुलाई में तो मां खुद बो लेती है। तो सॉइल को जरा ठीक से समझना, इसको मां कहते हैं मित्र, इसको मां कहते हैं, धरती मां। और धरती मां के प्रति आज की तारीख में देश की कोई एजेंसी, देश का कोई व्यक्ति, अब मैं जब बोल रहा हूं तो जरा ध्यान से सुनना, यानी कोई राजनीतिक पार्टी, कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी टेक्नोक्रेट, कोई भी ब्यूरोक्रेट्स, इटसेल्फ हम लोग जो एग्रीकल्चर के हैं वो भी, इस सॉइल के बारे में कौन चिंता करता है? जरा बताओ एक आदमी का नाम जो सॉइल को लेकर चिंतित हो। एक नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि मैं अब अपने देश की धरती माता को और अधिक खराब नहीं होने दूंगा। लेकिन वो क्या कर सकते? उनकी बात को तो करना तो हम लोगों को था ना। लेकिन हम लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी अब धरती मां को बर्बाद नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? करना तो हम लोगों को था ना, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में साइंटिस्ट हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, प्रसार कार्मिक हैं। हम लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी जी ने बोला, अब नरेंद्र मोदी जी धरती माता को बर्बाद नहीं होने देंगे। वो क्या करेंगे यार? उनका संदेश तो हमको करना था ना। और कैसे? धरती माता के बारे में पहले जाने और किसान को अवेयर करें। क्या कि हे किसान देवता, करोड़ों साल से इस धरती पर मानव सभ्यता अगर टिकी है तो धरती मां की बदौलत ही टिकी है। आज कलयुग का आदमी थोड़े से लालच में, थोड़े से लोभ में धरती मां की व्यवस्था को, धरती मां के वैभव को नष्ट करेगा तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? चलो तुम
कुछ खुराफात करके, पेस्टिसाइड डाल करके, उर्वरक डाल करके, ये करके वो करके तुमने धान का उत्पादन 80 कुंटल ले लिया, वो तो बंजर हो गई ना। तुम तो अभी मर जाओगे ना। जब तुम मर जाओगे तो खेती कौन करेगा? तुम्हारा बच्चा। तो वो तो फिर कहेगा पापा हमारा पता नहीं क्या खेत में करके गए, अब तो खेत में बीज ही नहीं जमता। तो क्या करेगा? तड़प तड़प के मरेगा ना। धरती से मुझको 2 वक्त की शुद्ध रोटी मिल सकती है। अभी रोटी शुद्ध नहीं आपकी, केमिकल है ना। वेजिटेबल में तो 40-50 हजार रुपए प्रति एकड़ का पेस्टिसाइड खाते हैं। धान में, गेहूं में, दूसरी फसलों में, सामान्य फसलों में भी हम 5-10 हजार का पेस्टिसाइड खाई जाते हैं। फल वाली खेती में हम कम से कम 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ का पेस्टिसाइड खाते हैं। हम लोग खाना खाते हैं कि जहर? मतलब हम तो खाने के लिए कुछ कर रहे थे, हम तो जहर खा रहे हैं। हम तो पीने के लिए पानी, अब पानी की दुर्दशा क्या है? जरा आप 80 फुट से बोरिंग का पानी निकालिए तो उसमें हैवी मेटल TDS जरा चेक कराओ, तो बोले 2200 है, 2800 है, 3200 है। बोले बहुत हैवी TDS बहुत है भाई साहब। बोले फिर RO लगवा लो। तो अभी आप हैवी मेटल्स खा के मर रहे थे, और जब आपने RO लगवाया तो हैवी मेटल्स पास आउट हुए, मिनरल्स भी पास आउट हुए। तो मिनरल्स की कमी से मर रहे हो, तो मेरी मौत तो सुनिश्चित है। ठीक है ना। तो खेती काहे के लिए करते हैं? खेती करते हैं आनंद के लिए, खेती करते हैं स्वस्थ रहने के लिए, खेती करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस धरती का हर प्राणी निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, इसलिए। लेकिन अभी क्या है? अभी तो मैं मरने के लिए खेती कर रहा हूं। मुझे मालूम है एयर में पॉल्यूशन है, वाटर में पॉल्यूशन है और भोजन में पॉल्यूशन है, लेकिन फिर भी हाई यील्डिंग वैरायटी, पेस्टिसाइड्स, बैलेंस फर्टिलाइजर। क्यों? अच्छा मजा आ रहा है ना, धंधा चल रहा है ना सबका, सबके धंधे। मित्र उद्योगपति धनाढ्य हो गए, उद्योगपतियों का माल बेचने वाला भी आदमी करोड़पति हो गया, और हम लोगों को फ्री में तनख्वाह मिल रही है। मरा कौन? मरा किसान, मरी ये प्रकृति जिस पर सब लोग डिपेंड हैं, वही मर गया। अन्नदाता किसान कर्जदार बन गया, और धरती माता बंजर हो गई। धरती माता के नीचे का पानी खत्म हो गया। तो खेती का सूत्र बताया मैंने आपको, इसलिए यहां पर लाए कि ये खेती का आधार है सॉइल। सॉइल में ह्यूमस 1% कैसे हो। अब जब हम बताते ह्यूमस 1% कैसे हो, जरा सुनना। मैं यहाँ इसलिए लाया हूँ, शैलेंद्र जी से कहूँगा जरा बाग बगीचा दिखा दो। आप देखिए, मैं कहता हूँ खेत की मेड़, यहाँ मेड़ें बनी हुई हैं। इस खेत में बारिश का पानी यहीं रुकता है। इस खेत की मेड़ों पर किसी बहुत अच्छे आदमी ने कभी ये प्लांटेशन किया, तो यहाँ जंगल टाइप का दिख रहा है ना। जीवन का मतलब क्या? जीवन का मतलब जीवन है ही जीव और वन। अब किसी क्षेत्र में अगर ये खेत की मेड़ नहीं है, मेड़ पर पेड़ नहीं है, कोयल नहीं है, तितली नहीं है, मधुमक्खी नहीं है, केंचुआ नहीं है, मेंढक नहीं है, तो वहाँ जीवन हो सकता है क्या? वहाँ तो किसी बात का जीवन नहीं है। ठीक है ना। तो हम सब लोगों की क्या ड्यूटी है? धरती को कैसे हम समृद्धशाली बनाएं। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें। हमारा प्रयास होना चाहिए, हे धरती माँ तेरा वैभव मैं अमर रखने के लिए कुछ करूँगा। मुझे तो मालूम है मैं रहूँ ना रहूँ, और मैं कौन सा खूंटा गाड़ने आया, मुझे तो नहीं रहना ना। ये तय है कि 2 साल रहना है कि 10 साल रहना है, मुझे क्या पता। लेकिन ये पता है मुझे जाना है, लेकिन ये भी पता मेरे बच्चों को रहना है। तो बच्चों के लिए तो सोचो यार। अपना मोटरसाइकिल ले लिए, फिर बच्चा बिना पानी के मर गया। अपना कार ले लिए खेती को बेच करके, फिर बच्चा जो है शुद्ध भोजन के लिए ना शुद्ध भोजन नहीं मिला। तो हम सबकी जीविका कहाँ टिकी है? इंटायर दुनिया की सबका जिंदगी इस माँ के भरोसे है। और इंसान की ही नहीं, चींटी की, सांप की, चिड़िया की, नेवला की, हिरण की, खरगोश की, जितना भी जीव जगत है उस सब की माँ यही है, जिसको मनुष्य, दुनिया का परमात्मा का सबसे सुंदर रचना मनुष्य
उसको ये विषय समझना था, लेकिन वो क्या कर रहा है, वही इसको खराब कर रहा है। किसके चक्कर में? कागज के नोट। इसके दिमाग में ये भर गया कागज का नोट है तो सब कुछ है। अब मैं क्या कह रहा हूं, कागज का नोट अगर सब कुछ मान बैठे हो ना, तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं है। और क्या है आज की तारीख में क्या है? कोई हंसता हुआ आदमी देखे हो आप? नहीं देखे हो ना। धनाढ्य व्यक्ति, जैसे किसी को लगता है कि धन आ जाएगा तो खुशियां मिल जाएंगी, तो मैं कहता हूं जरा बड़े बड़े लोगों को, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी का नाम लो, फिल्म इंडस्ट्री की, राजनीति में, उद्योगपति में, उनके जीवन में जरा झांको, कौन खुश है? सब तो रो रहे हैं ना। इतना करोड़ों अरबों रुपया होने के बाद भी रो रहे हैं। हंसना रोना ये मेरी नियति है, मेरे विचार हैं। मेरा विचार अगर इस धरती माँ के प्रति पवित्र है तो कसम भगवान की आप हंसेंगे। और अगर धरती माँ के प्रति, प्रकृति के प्रति मेरे विचार हैं ही नहीं, मैंने सोचना ही नहीं शुरू किया, ये भी मेरे जीवन से इसका कोई रिश्ता है क्या? अगर ये मैंने नहीं सोचा तो फिर मेरे जीवन में दुख ही दुख है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी।